नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल है साइकिल्स एंड टाइज। तो एक नए आर्टिकल के साथ आया हूँ। द हिंदू का ये आर्टिकल है साइकिल्स एंड टाई। हम इस आर्टिकल पे बात करेंगे और देखेंगे कि इस आर्टिकल में राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से हमारे रिलेशंस यूके के साथ क्लोज होते जा रहे हैं उसको ध्यान में रख के लिखा गया आर्टिकल है। तो इस पूरे आर्टिकल में राइटर इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया और यूके का रिलेशन अब किस जगह पे खड़ा है और आने वाले दिनों में इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, यानी हम दोनों को क्या क्या करने की ज़रूरत है। एक सजेशन दे रहे हैं राइटर। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल में डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल्स एंड टाइज। इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया यूके को दोनों को अपने कंसर्न्स को इस तरह से अलाउ नहीं करनी चाहिए कि उनके रिलेशनशिप पे डोमिनेट कर सके। उन दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्टेटमेंट देते समय उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें हमेशा एक दूसरे के कंसर्न्स का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तभी दोनों के रिलेशन एक बेहतर जगह पर आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर दोनों एक दूसरे की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते रहेंगे तो उन दोनों के रिलेशन सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे के कंसर्न्स को ध्यान रखना चाहिए और उन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए कि दोनों के रिलेशनशिप को डोमिनेट कर सके। आगे हुआ यह कि अभी यूके आने वाले दिनों में इसी महीने के अंत में यानी दिसंबर में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे वो यूरोपीय यूनियन से बाहर आएगा वैसे वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा ताकि वो दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशन बना सके, दूसरे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सके, दूसरे लोगों के साथ अपने लिए अलग से व्यापार का एक प्लेटफॉर्म बना सके। और ऑलरेडी जो यूके की गवर्नमेंट है बोरिस जॉनसन साहब की, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरे रीजन में जाके पार्टनरशिप की तलाश करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बनाने भी लगे। बहुत सारा उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया। इसी दिशा में एक कदम उठाया गया। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक राब साहब, ऑलरेडी इंडिया के विजिट पे हैं और इंडिया के विजिट पे आने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक लॉन्गर टर्म गोल बना रहे हैं इंडिया और यूके के लिए, ताकि इंडिया और यूके का रिलेशन एक लंबे समय तक एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे चलता रहे। इसके लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया यहाँ पे आके। तो अगर उन्होंने डिक्लेयर किया तो नो डाउट उसमें पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ हुआ होगा, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ डिक्लेयर कर पाए। तो एक इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में इंडिया और यूके के रिलेशन बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर आने वाले हैं। विज़िट में उनके आने का ये भी एक मकसद था कि अगले महीने में जनवरी में हमारा रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे में इस बार के चीफ गेस्ट जो होंगे वो हम यूके के प्राइम मिनिस्टर होंगे जॉनसन साहब, वो इस साल के चीफ गेस्ट होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे रिपब्लिक डे में जो 2021 का है उसके चीफ गेस्ट कौन है। तो आप बता सकते हो जॉनसन साहब, बोरिस जॉनसन। तो उनके लिए एक माहौल भी बनाना था ताकि वो आए और कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आए, अच्छे डिसीजन, अच्छे एग्रीमेंट हो सके जिससे दोनों देशों को फ़ायदा हो। तो इसलिए वो आए हैं यहाँ पे आके उस तरह के एक प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने किया भी, आए तो उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया और एक माहौल लगभग बना दिया है ताकि जब यूके के पीएम आएंगे यहाँ पे तो कुछ अच्छे और बड़े निर्णय लिए जाएंगे जो आपको पता चलेगा आने के बाद। इसके अलावा जॉनसन साहब ने क्या किया कि आने से पहले उन्होंने वैसे तो फ़ोन पे ही बोल दिया था, लेकिन अभी जब उनके फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं तो आने के बाद उन्होंने इनवाइट किया हमारे पीएम को कि आप आइए और यूके में G7 की समिट होने वाली है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की समिट होने वाली है नेक्स्ट ईयर और उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो इंडिया ने इस प्रपोजल को ऑलरेडी एक्सेप्ट भी कर लिया है। इंडिया G7 की समिट में जाएगा, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर स्टेट होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया उसका परमानेंट मेंबर भी बन जाए। तो आने वाले दिनों में G7 जो G10 होता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जॉनसन साहब एक पहले हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे किसी गवर्नमेंट के जो इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं कोविड-19 के बाद। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे कोविड-19 ख़त्म हो रही है कि तो उसके बाद ये पहले हेड ऑफ़ द स्टेट हैं मिस्टर जॉनसन साहब जो इंडिया के विजिट पे आ रहे हैं। और ये उनका ये पहला बायलैटरल दौरा है किसी देश में ब्रेक्जिट से निकलने के बाद। दिसंबर में ब्रेक्जिट निकलेंगे और जनवरी में वो पहली बार इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं। उनका पहला दौरा है किसी दूसरे देश के साथ। तो इससे आप समझ सकते हो कि इंडिया और यूके का जो रिलेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी ब्रेक्जिट से निकलने के बाद वो जो पहला दौरा उन्होंने चुना वो इंडिया का चुना। तो एक सिग्नल भी है कि इंडिया और यूके आने वाले दिनों में अपने रिलेशन को किस ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। इससे एक दोनों के बीच में एक नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। दोनों के बीच में एक नया डेवलपमेंट हो रहा है ताकि दोनों के रिलेशन और बेहतर हो सके।
जॉनसन साहब जब ही जो राव साहब आए हुए थे उन्होंने बोला है कि हम एक 10 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं दोनों देश के रिलेशन के लिए। हम 10 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 10 साल में आने वाले 10 सालों के बाद इंडिया और यूके किस जगह पे होंगे, कितनी ऊंचाई पे होगी, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए वो यहाँ आए हुए थे। इसके लिए उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब उनसे डिस्कशन किया, मिस्टर मोदी से डिस्कशन किया और उन्होंने फाइनली इस नतीजे में पहुंचे कि जो हमारा 2004 का इंडिया यूके का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का जो है एग्रीमेंट उसे हम अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करके अब हम इसको कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में डेवलप कर देते हैं, बदल देते हैं। तो जब जॉनसन साहब आएंगे यहाँ पे तो इस एग्रीमेंट पे साइन होगा, जिसको तब इसे बोला जाएगा कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इसे डेवलप करने का मेन मकसद क्या था कि जैसे हम इसे अपग्रेड करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया जाएगा, जैसे मिलिट्री टाइज को और क्लोज किया जाएगा, कम्प्रिहेंसिव इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है इसको इसमें दोनों कोऑपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, काउंटर टेररिज्म दोनों खुल के बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे दोनों एक साथ एक जगह खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इन सब चीज़ों को इसमें जोड़ना है। ये जो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप था उसको बढ़ा के कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जब किया जाएगा तो इन सारे मुद्दों को उसमें जोड़ा जाएगा, जोड़ के इसे हम कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बोलेंगे। तो ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा जैसे ही जॉनसन साहब आएंगे इंडिया में। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। जैसे ही यूरोपीय यूनियन से बाहर आएगा उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि वो अपने ट्रेड पार्टनर्स को सिक्योर करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जो ट्रेडिंग का उसे वो छोड़ के आ रहा है यूरोपीय यूनियन का। तब उसके लिए बहुत टेंशन की बात है और नए नए पार्टनर खोज रहा है। उसके लिए ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेड डील साइन भी कर लिया है। लगभग 20 ट्रेड डील अभी तक वो साइन कर चुके हैं। इसमें जो रिसेंट में हुआ उनका ट्रेड डील है वो USA के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ, वियतनाम के साथ हुआ, जो 1 जनवरी से विद इफेक्ट में आ जाएगा। अब जॉनसन साहब को इस तरह की उम्मीद है कि वो जब इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे आके एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डील लगभग साइन हो चुका होगा या साइन होने के कगार पर होगा। इस तरह की अनाउंसमेंट करने की वो उम्मीद कर रहे हैं। तो अब इंडिया को भी अपने वो ट्रेड डील में शामिल करना चाहते हैं ताकि उनका जो EU से निकलने के बाद जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। इसमें एक चीज़ और हो रही है कि इंडिया का जो रिलेशन है यूके के साथ तो अगले साल में और ज़्यादा क्लोज होने वाला है और ज़्यादा कोऑपरेशन दोनों के बीच में बढ़ने वाली है। एक्चुअली इसका रीज़न है कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रही है इंडिया में। यहाँ पे उसके ट्रायल भी हुए हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी जो इसकी वैक्सीन है कोविड की वो इंडिया में बन जाएगी। तो इस वजह से भी दोनों एक दूसरे के क्लोज आए हैं। तो जो उनकी कंपनी है वहाँ पे ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका है उसका और सीरम इंस्टीट्यूट्स का एग्रीमेंट हुआ है, जिससे सीरम इंस्टीट्यूट उनकी मेडिसिन को यहाँ पे डेवलप कर रही है यानी प्रोड्यूस कर रही है। तो आने वाली बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल होगी, इंडियन के लिए तो होगी। इसके अलावा भी उनका एक प्रोजेक्ट है कोवैक्स प्रोजेक्ट, इसमें उनका टारगेट है जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी मेडिसिन सप्लाई करना। तो इसके यूको को एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है इंडिया के थ्रू। इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सप्लायर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में। तो यूके ने देखा कि अगर एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सप्लायर है तो इसके पास ऑलरेडी मार्केट है, तो इंडिया के थ्रू उस मार्केट में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और कोविड की जो वैक्सीन है ये आज की डेट में सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड वैक्सीन मानी जाएगी। सबसे ज़्यादा जो जिस वैक्सीन की ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड को वो यही वैक्सीन है। तो इसमें बहुत पैसे बनाने की उम्मीद है यूके को, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है उनको, जिससे इस वैक्सीन को पूरे मार्केट में लाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से दोनों देश काफ़ी करीब आए हैं। दोनों देश के बीच में रिलेशन आने वाले दिनों में बहुत क्लोज होने वाला है, जिसमें ये वैक्सीन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। पिछले 5 सालों में दोनों के रिलेशन काफ़ी ठंडे बस्ते में थे। इसका रीज़न था कि ब्रिटेन ब्रेक्जिट से बाहर हो रहा था और उसके ऊपर बहुत सारे के दबाव थे, बहुत तरह के दबाव थे EU के। इस वजह से वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा गर्माहट नहीं दे पा रहा था, स्पेशली ट्रेडिंग के मामले में वो कुछ खास नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका कंसर्न था EU के साथ। तो लेकिन अभी वो EU से बाहर निकल रहा है। EU से बाहर निकलने के बाद वो वेलकम करेगा अपने नए रिलेशन का नए देशों के साथ, जिनके साथ अभी तक वो खुल के ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा था। पिछले कुछ दिनों में दोनों के रिलेशनशिप में उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, वो फेल हो गए पर पूरी तरह से। जबकि इसमें ऑलरेडी विजिट भी हुई, हमारे PM ने भी यूके का विजिट किया। यहाँ तक कि यूके की जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इंडिया का विजिट किया। लेकिन फिर भी दोनों के रिलेशन में कुछ खास गर्माहट नहीं आई। दोनों के रिलेशन एक नॉर्मल डायरेक्शन में ही चलते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों के बीच में बहुत ही कम इम्पोर्टेंट जो एक नॉर्मल से मुद्दे थे उनके बारे में डिस्कशन हुआ, जिसमें वीज़ा का इशू उठाया गया एक दूसरे से जब बात की गई। तो इसके अलावा जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन हैं यूके में उनके कंसर्न्स जो थे उनको उठाया गया। यानी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए डिस्कशन हुआ, इसमें कोई खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई।
अब इसमें और एक चीज़ हुई जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जैसे हमने 370 हटाया जम्मू एंड कश्मीर में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए, तो इस वजह से भी जो हमारा हाई कमीशन है यूके लंदन में, उसके सामने भी उन्होंने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी खुल के इस पर स्टेटमेंट दिया, बहुत सारे बयानबाजी की यूके ने, जिस वजह से भी रिलेशन कुछ खास गर्माहट नहीं आई दोनों के रिलेशन में, यानी दोनों के रिलेशन एक नॉर्मल डायरेक्शन में चलते रहे। अभी भी लेटेस्ट मुद्दा है, जैसे हमारे फार्मर ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में आके, तो इसको भी यूके में उठाया गया। यूके में इस पर भी बात की गई, खुल के बोला गया कि फार्मर को पूरा हक है अपना आंदोलन करने का। अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं उसे बंद करने का। तो इस तरह के बहुत सारे बयानबाजी यूके से की गई, जिसकी वजह से भी रिलेशन थोड़े से बिगड़े। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, जैसे उन्होंने बयानबाजी की, इंडियन जो हमारा जो इंडियन टीम थी, जो हमारे इंडियन के लोग थे, उन्होंने भी यहाँ से खुल के इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और बोला यूके को कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करने का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर खुल के रिएक्शन किया और तुरंत जवाब दिया, और जवाब कोई साधारण से नहीं था, एक फटकार लगाई गई कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करने का, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हम अपना देख लेंगे। तो इस तरह से बातें करने से रिलेशंस अच्छे तो नहीं हो सकते, तो दोनों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जैसे राब साहब यहाँ आए तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या हक था हमारे रिलेशन इंटरनल मामले में दखलंदाजी करने का, आपने उल्टे सीधे बयान दिए। तो राब साहब ने इसे एक्सप्लेन किया, राब साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया। बोला कि जो ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा है, वो उनकी वजह से जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो कभी कभी ब्रिटिश पॉलिटिक्स में घुस जाती है, यानी इंडियन पॉलिटिक्स के जो फैक्टर्स है वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि दोनों के रिलेशन कितने क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे से कितने क्लोज हैं। आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि अगर इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है तो जो हमारे इंडियन यानी ब्रिटिश इंडियन डायस्पोरा है, ब्रिटिश में बैठा हुआ, वो इतना दबाव डाल देता है कि वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है। यानी यहाँ का प्रोटेस्ट यूके में दिखता है, यानी यहाँ अगर कुछ हो रहा है तो उसकी गर्माहट यूके तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच की जो रिलेशन है वो कितने क्लोज हैं। दोनों देशों के बीच के लोग मैन टू मैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है सोचना, अगर हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें तो हमारी मजबूरी हो जाती है, कभी कभी बयानबाजी करनी पड़ती है, देना पड़ता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो लोग हैं उनका कंसर्न है हमारे साथ, वो फैक्टर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस वजह से हमें बोलना पड़ता है। तो ये उनका एक्सप्लेनेशन था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और इससे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो समझ सकती है कि जो यूके की गवर्नमेंट है कभी कभी कितनी मजबूर हो जाती है कि उसे वो बोलना पड़ता है जो वो नहीं बोलना चाहती। तो इसे ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, इसे हमें समझना होगा। तो राइटर इस पूरे आर्टिकल को इस सजेशन के साथ ख़त्म कर रहे हैं कि जैसे ही पोस्ट कोविड-19 ख़त्म होगी, वैसे ही जो यूके है वो ब्रेग्जिट से बाहर आएगा। ब्रेग्जिट से निकलने के बाद उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो जो सेंसिटिव मुद्दे हैं इंडिया के, उस पर थोड़ा सा सावधानी बरते, यानी लापरवाही से बयान देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इंडिया के कंसर्न को समझे। अगर इंडिया के यहाँ कुछ हो रहा है, जैसे 370 हमारा इंटरनल इशू था, हमने क्यों हटाया वो हम बेहतर जानते हैं। आपको इस पर विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको इस पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब आप निकल जा रहे हो ब्रेग्जिट से, और अब हम दोनों के रिलेशन एक नई दिशा में आ रहे हैं, तो जब भी आप इस बारे में कुछ बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो, थोड़ा ध्यान रखो हमारे कंसर्न्स का, क्योंकि आपकी बयानबाजी से हमारे जो इंटरेस्ट है वो हर्ट होते हैं। तो अगर आप उल्टे सीधे बयानबाजी करोगे और फिर भी उम्मीद करोगे कि हम दोनों के रिलेशन एक अच्छी डायरेक्शन में जाते, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। राइटर ये बात यूके के लिए बोल रहे हैं, और साथ साथ इंडिया को भी बोल रहे हैं कि आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर यूके कभी कभी अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस करता है तो उसे ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलने की उसकी मजबूरी है, इसलिए वैसा कर रहा है। अगर उसने कुछ बोला, इसका ये मतलब नहीं कि हम दोनों के रिलेशन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी बोलना पड़ता है लोगों को अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को भी मैनेज करने के लिए। तो इंडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और अगर दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आने वाले दिनों में इंडिया और यूके का रिलेशन, जैसे कि 10 साल का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, तो आने वाले जो 10 साल होगा, तो आने वाले लगभग 7-8 सालों में ये दोनों अपने गोल्डन पीरियड में होंगे। ठीक वैसे ही जैसे आज की डेट में इंडिया और फ्रांस के रिलेशन जा रहे हैं, हम बोल सकते हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशन अपने गोल्डन पीरियड में जा रहे हैं। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में इंडिया और यूके के रिलेशन भी अपने गोल्डन पीरियड में हो सकते हैं। इस तरह की हम उम्मीद करते हैं, और इस उम्मीद के साथ हम इस आर्टिकल को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया और यूके का रिलेशन के ऊपर ये जो आर्टिकल लिखा गया था उसे मैं सही ढंग से आपको समझा पाया हूँ। अगर ठीक से समझा पाया हूँ तो आप अपना कमेंट्स करिए और बताइए हमें कि क्या कमी रह गई, क्या था जो और हमें सबको बताना चाहिए था। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए और हमसे जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।